स्वर योग बताता है कि स्वर यानी कि हमारी सांस का फ्लो समय समय पर कैसे बदलता है। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है कि कभी भी हो जाए। इंसानी शरीर में 3 स्वर 3 स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है। बायां स्वर मेंटल एक्शन को कंट्रोल करता है, दायां स्वर फिजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है और दोनों स्वर मिलकर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। नासिका या नाक में एनर्जी के जो 3 अलग अलग फ्लो बनते हैं, इन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में कृष्ण मन की तुलना एक रथ से करते हैं, शरीर और सेंसेस की तुलना घोड़ों से और आत्मा की तुलना सारथी से करते हैं। पुराने समय के योगियों ने पाया कि सांस और प्राण की स्पीड पर अनडिवाइडेड फोकस बनाए रखने से वो अवेयरनेस खोए बिना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा सकते हैं। ये च्वांगतुजू की कहानी की तरह है, जिसने सपना देखा कि वो एक तितली है। जब वो जागा तो उसने पूछा, क्या मैं आदमी हूँ जो सपना देख रहा हूँ कि मैं एक तितली हूँ, या एक तितली जो सपना देख रही है कि मैं एक आदमी हूँ। पैरालौकिक स्टेज में एंटर करने से पहले उन्होंने बाहर जाने और अंदर जाने वाली सांस की आवाज हम सो हम की आवाज सुनी थी। भारत में की गई एक स्टडी से पता चला है कि 48 इंडाइजेशन के पेशेंट में से 2/3 अपनी बाएं की बजाय दाहिने करवट पे सोते थे। बुखार के दौरान तापमान को बैलेंस करने के लिए एक्टिव पिंगला नथुने को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हम स्वर योग बुक के बारे में जानेंगे, जिसे स्वामी मुक्ति बोधानंदा ने लिखा है, जिसमें आप स्वर योग की इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि ये कैसे हमारी हेल्थ, खुशी और इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है। जब हम स्वर शब्द का यूज करते हैं तो हम हमारी नाक से बहने वाली हवा से कहीं ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हम प्राण के फ्लो के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जो सांस का एक बहुत ही छोटा और जरूरी पहलू है। अब तक स्वर के बारे में जानने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है। सांस लेना 24 घंटे चलता रहता है, चाहे कोई इसके बारे में जानता हो या नहीं। सांस इंसान का सबसे कीमती खजाना है, क्योंकि इसके बिना वो 3 मिनट से ज्यादा तक जिंदा नहीं रह सकता। एक कहावत है कि इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला मरता है, लेकिन ये गलत है। इंसान अपनी सांस के साथ पैदा होता है और अपने प्राण के साथ, जो सांस का सार है, उसके साथ मर जाता है। सांस इंसान की आत्मा का साथी है, इसलिए उपनिषदों में स्वर को आत्म स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। इस तरह ये कंक्लूजन निकाला गया है कि इंसान ब्रह्म या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। अगर आप सांस की असली रियलिटी को समझ सकते हैं तो आप आत्मा को भी समझ सकते हैं। इसलिए सांस लेना एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। हर सांस की एक अपनी इंपॉर्टेंस और एक स्पेशल कोड मैसेज होता है। इसलिए एक स्पिरिचुअल इंसान के लिए सांस एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए वो अपने एंड गोल तक पहुंच सकता है। नॉर्मली सांस लेना हमारी फिजिकल बॉडी का किया जाने वाला एक मैकेनिकल वर्क है, लेकिन स्वर योग में सांस लेना एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंट्रोल करके अपनी लाइफ में जो चाहे वो किया जा सकता है। फिर चाहे किसी बीमारी को ठीक करना हो, मूड को ठीक करना हो या फिर अपनी उम्र को बढ़ाना हो। तो चलिए फिर इस बुक के एक एक चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और शुरुआत करते हैं स्वर योग से। अगर आप कभी सांस और नासिका या नाक से हवा के अंदर बाहर आने जाने के तरीके को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर समय सांस नाक के सिर्फ एक ही हिस्से से चलती है। ऐसा लगता है कि सांस दोनों हिस्सों से एक साथ चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सांस को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक नाक आमतौर पर एक फिक्स समय के लिए खुली रहती है और सांस सिर्फ उसी तरफ से आती जाती है। बाद में ये नाक बंद हो जाती है और दूसरी तरफ खुल जाती है। फिजिकली इसका नर्वस सिस्टम पर एक खास असर पड़ता है, जो एक खास तरह की एक्साइटमेंट पैदा करता है। इसके अलावा इसका माइंड पर एक खास असर पड़ता है, जिसके लिए बहुत ऑर्गेनाइज रेगुलेशन की जरूरत होती है। स्वर योग वो साइंस है जो इस पहले से मौजूद अनजान प्रोसेस को सामने लाता है। स्वर योग बताता है कि स्वर यानी कि हमारी सांस का फ्लो समय समय पर कैसे बदलता है। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है कि कभी भी हो जाए। हर घंटे या 20 मिनट में एक्टिव नासिका या नाक का सांस वाला हिस्सा बदल जाता है और ये लय या रिदम हमारी सभी साइकोलॉजिकल और फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर ये कुछ समय के ड्यूरेशन में बदलता रहता है तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर स्वर इरेगुलर है तो ये साइन है कि शरीर में कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है और उस नासिका को बदलने की जरूरत है। स्वर योग में ये फैक्ट कि हम बारी बारी से सांस लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरों को फ्लो होने देता है। एक स्वर बाएं नथुने से फ्लो होता है, दूसरा दाएं से फ्लो होता है और तीसरा दोनों नथुने से एक साथ फ्लो होता है। अलग अलग स्वर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स और नर्वस सिस्टम के पहलुओं को एक्टिवेट करके हम पर अलग अलग तरीकों से असर डालते हैं।
असल में ये सिर्फ संयोग से नहीं होता कि स्वर कभी भी दाएं नथुने से फ्लो करे और कभी बाएं से। हमारी बॉडी के लिए शरीर की ऊर्जा पर टिकी होती है। ये माइंड के 2 हेमिस्फीयर से भी जुड़ी होती है। इंसानी शरीर में 3 स्वर 3 स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है। मन इसका पहला पहलू है, जीवन शक्ति या लाइफ पावर दूसरा है और आत्मा तीसरा है। मन, जीवन शक्ति और आत्मा एक साथ मिलकर इंसान को बनाते हैं। स्वर योग में मन को चित्त या माइंड, जीवन शक्ति को प्राण और आत्मा को आत्मा के नाम से ही जाना जाता है। चित्त सेंसरी नर्व्स को कंट्रोल करता है, जैसे आंख, नाक, जीभ, कान और स्किन। प्राण 5 पार्ट को कंट्रोल करता है, बोलने को, हाथ, पैर, रिप्रोडक्शन और यूरिनरी यानी कि टॉयलेट बाथरूम वाले ऑर्गन्स को। आत्मा इन सब के मैनेजर या कंट्रोलर की तरह काम करती है। जब नाक के बाएं नथुने से सांस फ्लो होती है तो ये सिग्नल है कि माइंड या चित्त में ज्यादा एनर्जी है। जब सांस लेते समय दाहिना नथुना फ्लो में होता है तो फिजिकल पावर्स पावरफुल होती हैं और माइंड वाला हिस्सा कमजोर होता है। जब दोनों नथुने एक साथ काम करते हैं तो ये सिग्नल है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा पावरफुल है। स्वर योग हमें सांस के नेचर और शरीर पर उसके इफेक्ट को समझने में काबिल बनाता है, क्योंकि अलग अलग स्वर यानी कि नाक के अलग अलग हिस्से से सांस का फ्लो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को जन्म देते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो या सच बोलने के बारे में सोच विचार कर रहे हो तो ये स्पिरिचुअल एक्शन है। जब आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो या खा रहे हो तो ये फिजिकल एक्टिविटी है। जब डाइजेशन चल रहा हो और बॉडी में एंजाइम फ्लो हो रहे हो तो ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन जब आप परेशान हो या आपके मन में कोई बात चल रही हो, जब आप कोई गाना याद कर रहे हो या कुछ प्लान बना रहे हो तो ये मेंटल एक्टिविटीज हैं। चाहे आपके मन में दया हो या आप किसी पर गुस्सा हो, ये सभी मेंटल एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज की 3 कैटेगरी के सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारी सभी एक्टिविटीज को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है और हर तरह की एक्टिविटी को स्वर के एक्सप्रेसिव फ्लो से मैनेज किया जाता है। बायां स्वर मेंटल एक्शन को कंट्रोल करता है, दायां स्वर फिजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है और दोनों स्वर मिलकर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेडिटेशन करते समय सांस दाएं नथुने से फ्लो हुई है तो आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, बस शरीर बेचैन रहेगा। अगर बाएं से फ्लो होती है तो आप फिजिकली अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मन इधर उधर भटकेगा। इसका मतलब है अपनी माइंड और फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के समय कुछ समय नाक के दाएं हिस्से से सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ें और बाद के कुछ समय बाएं से, और अपने मन को भटकने से रोकने के लिए दोनों हिस्सों से एक साथ सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इस तरह स्वर योग का पर्पस स्वर के साथ एक्टिविटीज को एडजस्ट करके मन और शरीर में तालमेल बनाना है। अब हम ईड़ा, पिंगला और सुषमा के बारे में बात करते हैं। हम सांस के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं जो शरीर में एनर्जी का फ्लो बनाता है। योग में फ्लो के लिए नाड़ी शब्द का यूज किया जाता है। नासिका या नाक में एनर्जी के जो 3 अलग अलग फ्लो बनते हैं, इन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषमना के नाम से जाना जाता है। बायां नथुना नाड़ियों के ईड़ा नेटवर्क से जुड़ा होता है, दायां नथुना पिंगला से, और जब दोनों नथुने एक साथ काम करते हैं तो मेन चैनल या सुषमना नेटवर्क एक्टिवेट होता है। बाएं और दाएं स्वरों से आने वाला एनर्जी फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोस की तरह काम करते हैं। बायां स्वर नेगेटिव लाइन है जबकि दायां स्वर पॉजिटिव लाइन है। जब सांस दाएं नथुने से फ्लो हो रही होती है तो पिंगला फिजिकल पावर को एक्टिवेट करती है। जब सांस बाएं नथुने से फ्लो हो रही होती है तो ईड़ा हमारी माइंड पावर को एक्टिवेट करती है। सुषमना नाड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का कारण बनती है और इसे एक्टिवेट करना हर योगी का मेन पर्पस होता है। सुषमना रीढ़ के सेंटर से सीधी ऊपर की तरफ जाती है और भौहों के सेंटर के पीछे के बिंदु आज्ञा चक्र पर नासिका मूल से थोड़ा ऊपर ईड़ा और पिंगला के साथ मर्ज हो जाती है। सुषमना के जरिए ही कुंडलिनी पावर, हाई पावर यानी कि स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करती है। जब दोनों नथुने से सांस फ्लो हो रही होती है तो ये सिग्नल है कि सुषमना मार्ग खुला है। इसलिए सांस को बराबर करना जरूरी है क्योंकि ये सुषमना नाड़ी के खुलने से जुड़ा है। जब सुषमना फ्लो होती है तो मेंटल और फिजिकल एनर्जी पैटर्न एक जैसे लय में हो जाते हैं। हमारे थॉट्स स्टेबल हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इसलिए इसे शून्य स्वर की तरह भी जाना जाता है। किसी योग करने वाले के लिए ये स्वर का सबसे जरूरी लेवल है क्योंकि ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस में मदद करता है। इसलिए स्वर योग का पर्पस बारी बारी से आने जाने वाली सांसों को कम करके शून्य स्वर को डेवलप करना है। स्वर लंग से भी ज्यादा गहराई में जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हर स्वर या सांस के फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों बदलता है? स्वर योग का पर्पस यही जवाब देना है। स्वर शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर प्राण यानी कि ये सबसे जरूरी एनर्जी है। ये पूरे शरीर में प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स के चलाए रखने का सोर्स है। इसलिए ये लगभग पूरी बॉडी पर अंदर से लेकर बाहर तक असर डालती है।
ये माइक्रो और स्पिरिचुअल हिस्सों में सबसे जरूरी है। इसलिए मुंडका उपनिषद में स्वर को धनुष की डोरी से कंपेयर किया गया है, जिस पर चेतना या कॉन्शियसनेस को आत्मा या यूनिवर्सल सोल को भेदने के लिए उठाया जा सकता है। सांस ना सिर्फ फिजिकल शरीर को बनाए रखती है, बल्कि ये चेतना को भी बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स है। जहां तक मेडिकल साइंस की बात है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बायोलॉजिकल फंक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वर योग इससे कहीं ज्यादा गहरी इंसाइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंसान का अस्तित्व फिजिकल बॉडी से शुरू और खत्म नहीं होता है। स्वर फिजिकल बॉडी से परे एनर्जी है, इस एनर्जी से परे मन है। हमारी चेतना इस मन से परे है और चेतना से परे सुपर कॉन्शियसनेस है। इसलिए स्वर योग एनर्जी के फ्लो को स्टडी करता है, ताकि हम मन, चेतना और यूनिवर्स की गहराई और वास्टनेस को समझने के करीब आ सकें। चलिए अब माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। प्राचीन योगी यूनिवर्स में हो रही वाइब्रेशन के प्रति रिसेप्टिव बनकर मन और कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर लेते थे। उनकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ती गई, वो अपने आसपास की उतनी ही बारीक वाइब्रेशन या चीजों को समझने के काबिल बनते गए। इस हाइपर अवेयरनेस से उन्होंने अपने अस्तित्व के हर हिस्से को समझा, जिसे आम इंसान देख भी नहीं पाता। कॉन्शियसनेस शब्द को अक्सर इंसान का मन समझा जाता है, लेकिन हमारा मन सिर्फ कॉन्शियसनेस का एक टूल है। वो एबिलिटी जो हमें इस तरह से अवेयर होने में काबिल बनाती है, वो मन से कहीं ज्यादा है, और यही कॉन्शियसनेस है। अगर आप माइंड को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखते हैं, तो आपको मन नहीं मिलेगा। ये परसेप्शन के एक टूल की तरह है। हो सकता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आप प्राण का तो पता लगा सकें, लेकिन ऐसा कोई टूल नहीं है जो मन की सीमा को नाप सके या मेजर कर सके। तो फिर कॉन्शियसनेस मेजरमेंट की बात तो छोड़ ही दें। योग मन की आत्मशक्ति या कॉन्शियसनेस की क्रिएटिव पावर के रूप में डिस्क्राइब करता है। भगवत गीता में कृष्ण मन की तुलना एक रथ से करते हैं, शरीर और सेंसेस की तुलना घोड़ों से, और आत्मा की तुलना सारथी से करते हैं। ये 3 लेवल हैं जिनसे हम काम करते हैं। स्वर योग में हर एक लेवल एक स्पेसिफिक नाड़ी से जुड़ा होता है। पिंगला बाहरी अवेयरनेस और फिजिकल पावर को एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेदार है। ईड़ा मन को कंट्रोल करती है और माइंड अवेयरनेस को एक्टिवेट करती है। सुषुम्ना स्पिरिचुअल पावर से जोड़ने का काम करती है। कार्ल जंग और दूसरे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मन को 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। योग में इन्हें जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति कहा जाता है। इन 3 स्टेजेस में कॉन्शियसनेस मन और शरीर के एक्सपीरियंस से होकर गुजरती है। इसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, मैं और तुम का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होता, सिर्फ एकता और यूनिटी होती है। इस स्टेज में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और प्राण यूनिवर्सल शरीर में वापस लौट आते हैं। जागृत अवस्था और कॉन्शियस स्टेज में सांसारिक दुनिया को स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी के जरिए देखा जाता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि यहाँ प्लेजर दुनिया की दिखाई देने वाली चीजों में मौजूद है। जागृत अवस्था में 5 सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां, कान, आंख, जीभ, नाक और स्किन है, और 5 कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर, आवाज, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यानी कि टॉयलेट वाले बॉडी पार्ट्स हैं। इन सब के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ाव होता है। जागृत अवस्था में जानकारी की एक्सप्लेनेशन मनस यानी कि सोच विचार से, बुद्धि यानी कि समझ से, ईगो और चित्त यानी कि मेमोरी से की जाती है। ये सभी पिंगला नाड़ी की एक्टिविटी से जुड़े हैं। एक डीप लेवल पर कॉन्शियसनेस ड्रीम स्टेट के सबकॉन्शियस हिस्से में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का सामना करती है। यहाँ एक्सपीरियंस सबल बॉडी यानी कि हमारे स्पिरिचुअल रूप के होते हैं। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के मेंटल इफेक्ट में शामिल हो जाती है और कर्मशया में यादों से गुजरती है। ये वो जगह है जहाँ हर एक्शन, थॉट्स और शब्द एक साथ इकट्ठे होते हैं। सब कॉन्शियस में सेंसेस के जरिए कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस पूरी तरह से माइंड से जुड़े होते हैं और इसलिए ये ईड़ा नाड़ी से जुड़ा होता है। जब मन की अनकॉन्शियस लेयर में एंटर किया जाता है तो इंसान इथरिक बॉडी या ईथर शरीर से गुजरता है। ये सुषुप्ति है जिसे मांडुक्य उपनिषद में बिना सपने की नींद की तरह बताया गया है। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म मन यानी कि ग्रॉस और सबल माइंड अब काम नहीं करते, वो खुद में मग्न हैं और कॉन्शियसनेस समय या जगह से बंधी नहीं है। फिर भी पर्सनल अस्तित्व का एक निशान बना हुआ है और आत्मा अभी भी अंधकार में फंसी हुई है। अनकॉन्शियस हिस्से एक्टिवेट होने से पहले सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं। जब ये पूरी तरह से रोशन होता है तभी हम कॉन्शियसनेस की रियलिटी को महसूस कर सकते हैं। पूरी तरह हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी भी अवेयरनेस को बनाए रखे बिना कॉन्शियसनेस की इन 3 स्टेजेस से लगातार गुजरते रहते हैं। पुराने समय के योगियों ने पाया कि सांस और प्राण की स्पीड पर अनडिवाइडेड फोकस बनाए रखने से वो अवेयरनेस खोए बिना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा सकते हैं।
और इसी तरह वो लिमिटेड माइंड की रुकावटों से परे अनंत में भी जा सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है कि तब आत्मा बाहरी, बीच के और अंदरूनी दुनिया से अनजान रहती है और तुरीय में एंटर करती है, जहाँ ना तो आंख देख सकती है और ना ही हमारे विचार पहुंच सकते हैं। असल में तुरीय को एम्पिरिकल या अनुभव जन्य दुनिया की तरह नहीं माना जा सकता, क्योंकि द्वैत या डुअलिटी के कोई पोल नहीं है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अपने सोर्स या शुद्ध आत्मा के साथ एक हो जाती है। जब कॉन्शियसनेस जागृति में लीन होती है तो स्वप्न सुषुप्ति के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। स्वप्न में उस रियलिटी के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं होता और यही बात सुषुप्ति पर भी अप्लाई होती है। लेकिन मन के इन सभी लेवल्स को एक साथ एक्सपीरियंस किया जा सकता है और योग का पर्पस हर एक स्टेज के बारे में हमारी अवेयरनेस को जगाना और इस तरह मन को एक दूसरे के करीब लाना है। हम द्वैत, ईड़ा और पिंगला के डोमिनेंस में रहते हैं, इसलिए जब वो शरीर और मन को कंट्रोल करते हैं तो कॉन्शियसनेस को उन एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। कॉन्शियसनेस स्टेजेस में बदलाव अलग अलग फिजिकल और माइक्रोस्कोपिक फैक्टर से लाया जाता है। एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच का डिफरेंस फिजिकल लेवल से ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने दिखाया है कि हर एक स्टेज में हम जो दर्द और सुख महसूस करते हैं वो दिमाग की केमिस्ट्री का सिर्फ एक खेल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस का कौन सा लेवल असली है? एग्जाम्पल के लिए ये जानना मुश्किल है कि क्या सपना देखना असली एक्सपीरियंस है और क्या ये कॉन्शियस रियलिटी वही है जो हम हैं। स्वर योग में कहा जाता है कि अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को सांस और प्राण में लीन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी सांस और शरीर उस सांस और कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। तो सवाल ये उठता है कि मैं कौन हूँ? कॉन्शियस लेवल पर फिजिकल बॉडी और मन रियलिटी है, लेकिन दूसरे लेवल पर वो अस्तित्व में नहीं रहते हैं और आप कुछ और बन जाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ मन और शरीर हैं। ये च्वांग-त्सू की कहानी की तरह है, जिसने सपना देखा कि वो एक तितली है। जब वो जागा तो उसने पूछा, क्या मैं आदमी हूँ जो सपना देख रहा हूँ कि मैं एक तितली हूँ, या एक तितली जो सपना देख रही है कि मैं एक आदमी हूँ? मन और कॉन्शियसनेस कोई भी आकार ले सकते हैं जो उस पल में असली बन जाते हैं। इसलिए स्वर योग आत्मा के रूप में अपने शुद्ध रूप में कॉन्शियसनेस की असली पहचान का एहसास करने के लिए कहता है। मॉडर्न साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री ने हमारी कॉन्शियसनेस के स्टेजेस को बदलने वाली केमिकल रिएक्शन की खोज की है, लेकिन वो सटीकता से डिफाइन नहीं कर सकते कि कॉन्शियसनेस क्या है। वो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जहां कॉन्शियसनेस को अपनी पर्सनल सीमाओं से आजाद किया जा सकता है। अब तक सिर्फ योगी कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे हिस्सों के जरिए हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपने ऑर्गेनाइज तरीकों के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल बना है। अपनी असली पहचान में चेतना या कॉन्शियसनेस के पास अपने शुद्ध और यूनिवर्सल रूप के अलावा कोई मन या शरीर नहीं है। तो चलिए अब आवाज और स्वर के फॉर्म के बारे में जानते हैं। स्वर योग में सांस का काम बहुत साइंटिफिक है। जब अवेयरनेस सांस में, उसकी स्पीड में, उसकी आवाज में लीन हो जाती है तो वो मन की सतह वाली लेयर्स को पार करने और बाहरी सेंसर के असर से परे हाई एक्सपीरियंस हासिल करने का जरिया बन जाती हैं। योग और तंत्र बताते हैं कि सांस प्राण की शक्ति से वाइब्रेट करती है। आवाज में फ्रीक्वेंसी बनाए बिना वाइब्रेशन मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए सांस की भी एक स्पेसिफिक आवाज होती है जो चेतना और कॉन्शियसनेस की एक स्पेसिफिक लेवल पर सुनी जा सकती है। योग चूड़ामणि उपनिषद के श्लोक 31-32 में समझाया गया है कि सांस हम की आवाज करते हुए बाहर जाती है और सो की आवाज करते हुए अंदर आती है, जिसमें जीभ 24 घंटे में 21,600 बार हम सो मंत्र का लगातार जाप करती है। मंत्र के इस लगातार जाप को अजपा जप के नाम से जाना जाता है। उपनिषद आगे बताते हैं कि सांस के साथ मंत्र हम सो का अवेयर होकर, यानी कि इस बात पर ध्यान देते हुए होश में इसका जाप करने से मंत्र हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में ऑडिबल आवाज की तरह सुनाई देते हैं। इसे सुनने से वो इंसान कर्म और संस्कार से मुक्त हो जाता है। इस दावे की जांच करने के लिए हमें सांस के मंत्र को महसूस करना होगा और माइंड और कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स पर इसके इफेक्ट को महसूस करना होगा। हम अपने कानों और दिमाग की कैपेसिटी से जो आवाज सुनते हैं वो फीलिंग का सिर्फ एक लेवल है। इंसानी कान की सुनने और महसूस करने की सीमा बहुत लिमिटेड है। हम जानते हैं कि बिल्लियां, डॉल्फिन, चमगादड़ और कई दूसरे जानवरों की सुनने की कैपेसिटी इतनी तेज होती है कि वो उन आवाजों को भी समझ सकते हैं जो हम सुन भी नहीं सकते। जैसे जैसे किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा या बहुत कम होती जाती है, हमारे कान उस आवाज की वाइब्रेशन को पकड़ने में फेल हो जाते हैं, लेकिन आवाज अभी भी वहां मौजूद होती है। उसी तरह हालांकि हम सांस की बारीक आवाज नहीं सुनते हैं, लेकिन ये हमारी कॉन्शियसनेस के डीप हिस्सों में आवाज की तरंगे पैदा करती हैं।
जैसे जैसे सांस ज्यादा बारीक होती जाती है, आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज और बारीक होती जाती है। इस तरह वो सबकॉन्शियस हिस्से से अंदरूनी रूप से सुनी जाती है। फिर ये आवाज सबकॉन्शियस से एंड में सुपर कॉन्शियस में चली जाती है, जहां आवाज पैरालौकिक हो जाती है। आमतौर पर हम उन हिस्सों में आवाज के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने दिमाग के उन हिस्सों से अनजान होते हैं। हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड के सबकॉन्शियस हिस्से को अवेयरनेस के साथ महसूस कर सकते हैं, तो उस हिस्से में होने वाली आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। अनकॉन्शियस और पैरालौकिक वाइब्रेशन के बारे में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। प्राचीन ऋषि और योगी मेडिटेशन के जरिए मन की गहरी लेयर से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इन बारीक वाइब्रेशन की आवाज को महसूस किया था। पैरालौकिक स्टेज में एंटर करने से पहले उन्होंने बाहर जाने और अंदर जाने वाली सांस की आवाज हम सो हम की आवाज सुनी थी। ये आवाज दूसरे के डायमेंशन में भी मौजूद है, लेकिन तब इसे महसूस करने के लिए कोई इंडिविजुअल माइंड नहीं होता है। वो यूनिवर्स के वाइब्रेशन की आवाज बन जाती है, जिसमें ओम का वाइब्रेशन या आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब आप लिमिटेड माइंड की इंडिविजुअलिटी को हटा देते हैं, तो हम यानी कि हमारी इंडिविजुअल जीव की पावर और सो यानी कि शिव यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच का पर्दा उठ जाता है। ईड़ा और पिंगला के फ्लो के दौरान कुछ एक्टिविटीज का करना उपनिषदों के अकॉर्डिंग ठीक माना गया है, जैसे पानी पीना या टॉयलेट करना, बिस्तर से उठना, शांत और साइलेंस काम, स्पेशली ऐसे काम करना जिसमें मेंटल क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, गहने खरीदना, दान और दूसरों की मदद करना, आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना, बुजुर्ग या अपने से सीनियर लोगों से जुड़ना, किसी भी तरह की रिलीजियस प्रथा, फंक्शन या शादी में हिस्सा लेना, मंत्र पढ़ना, अपने गुरु से मिलना, लंबी ट्रैवलिंग करना, बीज बोना, दवा और बीमारियों के ट्रीटमेंट से जुड़े कोई भी काम करना, गाना बजाना, बनाना या सुनना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, फिजिकल एक्टिविटीज और कड़ी मेहनत करना, रिस्क और बहादुरी से भरे काम करना, युद्ध में हिस्सा लेना और रिस्क लेकर बिजनेस बनाना, इंटेलिजेंस से जुड़े सब्जेक्ट्स जैसे मैथ और साइंस को स्टडी करना, सेल परचेज का काम करना, जो चीज आपको ठीक नहीं लग रही हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, हॉर्स या बाइक राइड करना। जब स्वर दोनों नासिका से बह रहा हो यानी कि जीरो लेवल एक्टिवेट हो, तो ऐसे काम करना बेहतर होता है जिसमें कम से कम मेहनत या ध्यान की जरूरत होती है। जीरो लेवल का एक्टिवेशन मन की जागृत अवस्था को दिखाता है। इस स्टेट में मन बाहरी दुनिया से कम जुड़ा होता है। जहां तक योग ग्रंथों की बात है, शून्य स्वर के दौरान सिर्फ 2 तरह के काम करने चाहिए, एक योगाभ्यास या यौगिक काम जैसे मेडिटेशन आदि, और दूसरा किसी तरह का ऐसा काम जिसके लिए पूरी तरह से कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसलिए शिव स्वरोदय ग्रंथ में बताया गया है कि मोक्ष पाने वाले काम भी इस समय करने चाहिए। ग्रंथ इस बारे में कहते हैं, शून्य श्वास के दौरान फिजिकल एक्टिविटी या माइंड से जुड़े काम करना बेवकूफी है। हाँ, अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो इस एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे शरीर और मन की कंडीशन स्वर चक्रों के बदलाव में छुपी होती है। अगर कोई नाड़ी यानी कि नाक का एक हिस्सा बहुत लंबे समय तक एक्टिवेट रहता है, तो ये एक सिग्नल या वार्निंग है कि नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस में से एक पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और माइंड के सिर्फ एक हिस्से का पूरी तरह से यूज हो रहा है। अगर ईड़ा नॉर्मल समय से ज्यादा समय तक फ्लो में रहती है, तो ये मन या दिमाग के कुछ इम्बैलेंस का साइन है। या अगर पिंगला ज्यादा फ्लो में होती है, तो फिजिकल शरीर में किसी तरह का इम्बैलेंस है। जब फिजिकल और मेंटल एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो हमारी पर्सनैलिटी के सिर्फ आधे हिस्से का विकास होता है और किसी न किसी तरह की बीमारी होने लगती है। इसको ठीक करने के लिए स्वर या सांस की नासिका का रेगुलर बेसिस पर बदलाव होना जरूरी है। जो बीमारी होती है वो आमतौर पर यह बताती है कि कौन सी नासिका से सांस ज्यादा फ्लो हो रही है। खराब डाइजेशन के कारण होने वाली कई प्रॉब्लम्स जैसे पेट फूलना, इनडाइजेशन, दस्त, पेचिश और हैजा, साथ ही सांस से जुड़ी प्रॉब्लम्स और मेल में नपुंसकता ईड़ा के ज्यादा फ्लो से जुड़ी, यानी कि आप अपने नाक के बाएं हिस्से से जरूरत से ज्यादा सांस ले रहे हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और अल्सर, पिंगला के जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट होने यानी कि नाक के दाएं हिस्से से जरूरत से ज्यादा सांस लेने से जुड़ी होती हैं। शिव स्वरोदय ग्रंथ इसके बारे में सलाह देता है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको दिन में ईड़ा और रात में पिंगला के फ्लो को बढ़ाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ साधना के लिए समर्पित है, ना कि सिर्फ घरेलू कामों के लिए। भारत में की गई एक स्टडी से पता चला है कि 48 इंडाइजेशन के पेशेंट में से 2/3 अपनी बाएं की बजाय दाहिने करवट पे सोते थे। रिसर्च टीम में 7 हेल्दी लोग शामिल थे जो नॉर्मली अपने बाएं करवट में सोते थे। जब इन लोगों को दाएं करवट पर सोने के लिए कहा गया, तो एक ही हफ्ते बाद उनमें डाइजेशन से जुड़ी सुस्ती के लक्षण दिखने लगे।
जब वो फिर से अपनी बाएं करवट सोने लगे तो उनके पेट की परेशानियां अपने आप ठीक हो गई। अस्थमा के पेशेंट के साथ एक दूसरे रिसर्च से पता चला है कि 10 में से 7 लोग करवट लेकर सोने के बजाय अपनी पीठ के बल सोते हैं। भले ही आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित ना हो, आप सही तरीके से सोकर पेट या सांस के किसी भी होने वाली शिकायत से बच सकते हैं। एक बार जब बीमारी शुरू हो जाती है तो स्वर के फ्लो में बदलाव से कुछ राहत मिल सकती है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो दाईं तरफ लेटने से उसे ठंडा करने में मदद मिलती है। इसके अपोजिट जब शरीर बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो बाईं तरफ लेटने से उसे गर्म करने में मदद मिलती है। बुखार के दौरान तापमान को बैलेंस करने के लिए एक्टिव पिंगला नथुने को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। किसी बीमारी की शुरुआत से पहले स्वर का फ्लो गड़बड़ा जाता है और अगर ये पहले से ही ध्यान में रखा जाता है तो इस इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है और बीमारी को टाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अस्थमा के पेशेंट्स को दौरा आने का एहसास होने पर वो दौरे के अटैक को रोकने या कम करने के लिए एक्टिव नथुने को बंद कर सकते हैं और दूसरे हिस्से से सांस लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सर दर्द से पीड़ित हैं उन्हें सबसे पहले अपने डाइजेशन की जांच करनी चाहिए और बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। जब सर दर्द हो तो उन्हें एक्टिव नथुने को बंद करके दूसरे को एक्टिवेट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी स्वर योग की बुक समरी। आशा करते हैं आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे जरूरी पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा ताकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए मदद कर सके। अगर आप ये सारी चीजें नोट करना भूल गए हैं तो आराम से पेपर पेन लेकर वापस से बैठें और वीडियो को एक बार वापस से देखें और हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कहा गया एक एक पॉइंट बहुत ही लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।